स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 11th स्टार्ट करेंगे। तो 11th चैप्टर में है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो आज सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चंस हमारे ज्यादा हैं, तो हम देखेंगे कि या तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारा दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है जैसे कि इंट्रोडक्शन इन आवर डेली लाइफ। आप जानते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस, और हमारी जो लाइफ है डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं वेयर वी नीड टू सी वेरिएशंस, जहां पर हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। वन क्वांटिटी बीइंग वेरिएशन इन अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग क्वांटिटीज में देखते होंगे, बहुत सारे वेरिएशन देखते होंगे अपनी लाइफ में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट में है इन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। तो ये बोला है कि इसके अगर साइड क्या हो 2 सेंटीमीटर हो, साइड ऑफ अ स्क्वायर की साइड क्या हो 2 सेंटीमीटर। देन द पैरामीटर ऑफ, अभी हमारी साइड 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई की है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू 1, तो क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो इसकी हमने साइड बढ़ाई है तो स्क्वायर भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है 8 सेंटीमीटर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी वेरिएशन है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वेरिएशन है, तो अगर किसी चीज की क्वालिटी एक है, अभी हम एक साइड क्या थी उसकी 1 थी तो उसका पैरामीटर क्या हुआ 4, अगर साइड को हमने बढ़ा दिया तो उसका पैरामीटर भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पड़ेगा, या तो वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। मान लीजिए एग्जांपल लीजिए तभी आप समझेंगे। पहले एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप चॉकलेट लेने गए, ठीक है, तो अगर आपने एक चॉकलेट ली तो वो 10 रुपए की है, और मान लीजिए आपने 2 चॉकलेट ली तो वो कितने की हो गई 20 की। तो आपने जैसे ही चॉकलेट बढ़ाई वैसे ही आपका कॉस्ट भी बढ़ा, उसका प्राइस भी बढ़ा। अगर मान लो आपको जरूरत है 5 चॉकलेट की, ठीक है, तो 5 चॉकलेट आपको लेनी थी और आपके पास 50 रुपए थे, तो आपने क्या काम करा कि 50 रुपए की हो गई 5 चॉकलेट, फिर आपने सोचा क्यों ना मैं 7 चॉकलेट ले लूं, ज्यादा खाऊंगा तो अच्छा ज्यादा फील होगा, हो सकता है मैं अपने भाई बहनों को दे दूं। ठीक है, तो उसमें क्या है आपको 20 रुपए और देने पड़ेंगे, भाई देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। तो जैसे ही उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वैसे ही उसका प्राइस भी बढ़ा। ठीक है, इस यहाँ पर यही कह रहा है वो कि अगर जब उसकी साइड 1 सेंटीमीटर ले रहा था तो उसका पैरामीटर कितना था 4, अगर साइड उसने 2 बढ़ाई तो उसका पैरामीटर क्या हो गया 8, अगर साइड हम 3 करते हैं तो उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 12। ये रहा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ही क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, जैसे कि अब एक मान लीजिए, जैसे कि मानो 4 किलोमीटर आप जा रहे हो, या आप सोचिए कि 40 किलोमीटर आप पेट्रोल में जा रहे हैं, 10 लीटर पेट्रोल में आप जा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 40 किलोमीटर जाना है तो आप 1 लीटर पेट्रोल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपको, तो मान लीजिए मैं कहूं कि आपको 20 लीटर मतलब 20 किलोमीटर जाना है, तो इसमें क्या है जब आपकी दूरी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई तो आपका लीटर भी जो पेट्रोल है वो भी तो कम ही लगेगा ना जब आप कम दूरी पे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे कनेक्ट करके सोचना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ
4 पेंसिल इज 8 रुपीज, ठीक है। तो अगर 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, 8 रुपए है, तो देन कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल इज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 4 से 4 की है, ठीक है। तो 4 से 4 पेंसिल कितने की है, 8 की। तो सीधी सी बात है, एक पेंसिल कितने की हुई, 2 रुपए की, 2 चौक 8, ठीक है। तो 8 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगी। तो इसमें यही कहने का, सारे जो एग्जांपल्स है उसमें यही कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ेगी। और जहां पर क्वांटिटी बढ़ेगी, मान लीजिए एक क्वांटिटी है, अगर आपकी क्वांटिटी लेस हो रही है, ठीक है, और यहाँ जैसे कि एक की लेस हुई तो दूसरी भी लेस होगी, और दूसरी बढ़ेगी तो पहली बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है वहां पर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, और इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है। एक तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है, घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और एक मेन चीज उसमें यह है कि जो उसका प्रोपोर्शन होता है वो उसका इक्वल आना चाहिए, जो भी रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट वाली का रेशियो 2 है, तो हमारी दूसरी वाली का भी रेशियो 2 आना चाहिए। तो वहां पर हमारा क्या आंसर लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है, इफ 6 men finish a piece of work in 8 days, ठीक है। तो 6 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। How many days will 16 men take to do the same piece of work? जो कार्य है, सेम वर्क है, तो उसको कितने दिन में करेंगे, 16 मैन। तो सीधी सी बात है, जब 6 आदमी 8 दिन में कर रहे थे तो 6 का दुगना हो गया, दुगने से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो सीधी सी बात है, जब आदमी बढ़ेंगे तो काम घटेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें क्या है, मोर आर्टिकल्स तो कॉस्ट मोर, जब आर्टिकल ज्यादा होंगे तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार से 4 पॉइंट है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 5 आवर। तो मतलब 40 किलोमीटर वो 5 घंटे में चल रहा है, ठीक है, जिससे कि वो क्या चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 40 सॉरी, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो 5 घंटा कितने में ले रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप सोचो, मानिए आप कि जैसे कि आप जा रहे हैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे हैं, और कितने की रफ्तार से, 40 किलोमीटर की रफ्तार से आप जा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें, तो क्या आप फिर टाइम ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, तो कम ही लेंगे ना टाइम। जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो चौथा पॉइंट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब है मोर स्पीड लेस टाइम, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम लगेगी, ये ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। तो अगर स्पीड ज्यादा है, मतलब स्पीड इंक्रीज है तो टाइम डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है। ये अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर we have seen that change in one quantity lead to change in other quantity। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि अगर एक चॉकलेट हम ले रहे हैं तो वो 10 रुपए की, अगर 2 चॉकलेट लेंगे तो वो 20 रुपए की होगी। अगर हम पहली वाली क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो टाइम वाले हैं, जो स्पीड वाले हैं, उसमें अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट, जैसे कि फर्स्ट है, 2 क्वांटिटीज मैनी चेंज इन सच अ मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो द अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज।
तो इसमें बता दिया है कि अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं, वन क्वांटिटी इंक्रीज तो अदर क्वांटिटी या तो इंक्रीज करे एक क्वांटिटी को या डिक्रीज करे, तो दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, टू क्वांटिटीज मे चेंज इट सच अ मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज तो अदर क्वांटिटी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैनर है, चेंज करें तो क्वांटिटी इंक्रीज तो अदर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर चलते हैं हम। तो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है वो जान लीजिए, इसकी 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर ऑल्सो सेड बी टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है कि अगर हमारी दो क्वांटिटी एक्स और वाई है तो हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। दे इंक्रीज या डिक्रीज टुगेदर सच मैनर रेशियो देयर corresponding वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें बोला है कि जो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों का जो रेशियो है वो corresponding वैल्यूज रिमेन क्या बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल मान लेंगे हम, के इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टू एग्जांपल्स जैसे कि गिवन एओ आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स एंड वाई आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज। तो एक्स अपॉन वाई क्या नहीं होता, हमेशा चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो इफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के, कांस्टेंट है के, तो इसे हम ए पॉजिटिव नंबर होगा। एक्स एंड वाई आर सेड टू वेरी डायरेक्ट। ठीक है, दिस मीन्स व्हेन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वी कैन, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इस फॉर्मूले से करेंगे x1 अपॉन y2 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये y1 है, x1 अपॉन y1 और इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तभी हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो इसमें एक और पॉइंट है, ये रहा वेयर x मतलब y1 y2 आर वैल्यूज ऑफ y corresponding टू द वैल्यूज x1 और x2 ऑफ x रेस्पेक्टिवली। जैसे कि लेट अस ऑब्जर्व, आपको एक टेबल दी हुई है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर दिया है, आप अपनी कॉपी में चेक करते हुए चले जो आपकी बुक है। तो 21 जे 20, 22 जे 42, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इनका प्रोपोर्शन क्या आया, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इस तरीके से आ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब सारे प्रोपोर्शन इक्वल हो तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी क्वांटिटी हमारी ऑटोमेटिक बढ़ रही है तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि हमें एक दे दिए, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो हमें निकालना है, अब देखना 6 अपॉन, आप इसे देख लेना, आंसर मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें एक है फॉलोइंग, जैसे कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चेंज नियर आर रेलवे स्टेशन अप टू। जैसे कि 4 आवर के लिए क्या 60 रुपए, 8 आवर के लिए 100 रुपए और 12 आवर के लिए 140 और 24 आवर के लिए 180। चेक द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी दो उठा लेंगे। जैसे कि इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं इसकी, तो एक साइड पार्किंग लिख देंगे आवर, तो कितने ले रहा है, पहले वाले में ले रहा है 60, 4 आवर के लिए 60 रुपीज और 2 मतलब 8 आवर के लिए ले रहा है 100 रुपीज। तो इससे करेंगे 60/4 इक्वल टू 100/8
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 100, तो 480 इक्वल टू 400। देखना है क्या ये इक्वल आई है, ये कोई सा भी इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या नहीं है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी क्या शर्त है कि जो दोनों हमारे क्या हैं ये प्रोपोर्शंस हैं वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, दिख रहा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो x और y दो क्वांटिटीज हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इफ एन इंक्रीज इन x काउज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन y, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले डायरेक्ट में बता दिया है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारा ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप एक काम और कर लीजिए, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिख लीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शन का है, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, हमेशा इस फॉर्मूला में रख के हम करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब है इसका, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, सब कुछ उल्टा होता है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसमें दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इसमें इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, वो उसमें फॉर्मूला क्या था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, लेकिन इसमें क्या है हमारा x1 अपॉन y2 इक्वल टू x2 अपॉन y1, ये इक्वल आएंगे। ठीक है, या फिर आप ये कह लीजिए इसका, ये रहा फॉर्मूला x1 y1 इक्वल टू x2 y2, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये क्या है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसे मैं बता देती हूं आपको, ये मैंने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट है इसका। When we increase the number of persons, अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करते हैं तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क डिक्रीज। तो मैंने आपको बताया, अगर नंबर हम मान लीजिए 4 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं उसी में 8 आदमी कर दूं तो उस काम को वो कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में कर देंगे, आधा काम कर देंगे, क्योंकि दुगने आदमी बढ़ गए तो आधे टाइम में कर देंगे। तो जब हम टाइम मतलब पर्सन्स बढ़ाएंगे तो जो टाइम है हमारा वो इंक्रीज हो मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है सेम, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज, अगर स्पीड ऑफ कार इंक्रीज हम कर दे, मतलब कार की स्पीड को बढ़ा दे, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी। तो इसमें लिया है द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ गिवन डिस्टेंस इज डिक्रीज। जो उसकी जब सीधी सी बात है ये, तो अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, अगर मैं उसे 80 कर दूं तो आप जो आपकी डिस्टेंस है तो उसे आप कम टाइम में लेंगे ना, जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी वेरी इन इनवर्स इफ एग्जिस्ट द रिलेशन ऑफ द टाइप x1 xy इक्वल टू k। क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई xy इक्वल टू क्या आना चाहिए, k के आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वैल्यू के आना चाहिए। तो बिटवीन देम द k इज कांस्टेंट वैल्यू, सिंस इन द inverse proportion the product xy remain constant, so if y1 y2 are the value of y corresponding to x1 x2 of the respectively। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसमें x y 100 और 60 और दूसरा दे दिया है 200 और 30, तो देखना ये इक्वल आ जाएंगे या नहीं। तो x1 अब इसकी क्या है, x1 y1
इक्वल टू x2 बाई 2 मल्टीप्लाई करनी है तो देखना है 100 इंटू 60 इक्वल टू 200 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 6000 इक्वल टू, और ये 3 2 जा 6, तो ये भी 6000 हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 11 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बुक एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है या कुछ चीज समझ नहीं आए तो वो आप उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है या कोई परेशानी आती है तो हम बैठे हैं, आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।